दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी पीवाईक्यू क्लासेस में। इसमें लेक्चर नंबर 13 है। अगर इससे पहले आप 12 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और पीछे का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। ठीक है, इसमें टोटल हम लोग अप टू जो है 31 ईयर का पीवाईक्यू इसमें कवर करने वाले। मैंने कई और लेक्चर ले रखे हैं 30 मिनट का, तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और वो प्लेलिस्ट में विजिट करके वो वीडियो पहले कंप्लीट कीजिए। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने है और आपको इसका उत्तर बताना है। तो बताइए इसमें से हु वाज द ऑथर ऑफ फेमस इलाहाबाद प्रशस्ति। आपको बताना है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन था। ऑप्शन देखिए, कालिदास, हरिसेन, रविकीर्ति, शूद्रक। ये सारे आपके ऑप्शन है और ऑप्शन ई भी है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हरिसेन जो थे वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मालूम है कि हरिसेन कौन थे? हरिसेन गुप्त काल के एक दरबारी कवि थे। इलाहाबाद इलाहाबाद प्रशस्ति, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत है। लेखक समुद्रगुप्त के दरबारी कवि जो है महासंधि विग्रहिक हरिसेन, महासंधि विग्रहिक हरिसेन ने इसकी रचना की थी। तो इसके दरबारी कवि एवं महासिंह ये जो हरिसेन, इसने इसका रचना किया था। ठीक है, भाषा शैली इसमें क्या था? इस भाषा शैली के बारे में हम लोग जानेंगे। संस्कृत भाषा, जो संस्कृत भाषा थी, और चंपू शैली। चंपू शैली का मतलब गद्य और पद्य का दोनों का मिश्रण है। इस वस्तु में, और इसमें क्या विषय वस्तु इसमें क्या है ये हम लोग जानेंगे। समुद्रगुप्त के पराक्रम, सैन्य विजय, आर्यावर्त व दक्षिणावर्त विजय एवं नीतियों का विशद विवरण मिलता है। इसमें क्या मिलता है? उसका जो पराक्रम, महानता जिसको कह ले, और सैन्य विजय जो था उसकी चर्चा, उस पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें से हम लोगों को क्या क्या चीजें याद रखनी है ना। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति जो है, इसके बारे में एक तो पहली बात हम लोगों को याद रखना है, हरिसेन ने किया था, ये नाम याद रखना है ना। और हरिसेन कवि थे, दरबारी कवि थे, तो इसका नाम ध्यान में रखना है। और इसमें भाषा अगर पूछा जाए, भाषा कौन सा था, क्वेश्चन में आ सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसमें संस्कृत भाषा का प्रयोग है। ठीक है। चंपू शैली कहने का मतलब इसमें गद्य और पद का दोनों का, गद्य प्लस पद दोनों का मिश्रण है ना। गद्य पद दोनों का मिश्रण है। ये तीन चीज आपको ध्यान में रखना है। और इसमें सैन्य विजय, आपसे ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है, इसमें समुद्रगुप्त के सैन्य विजयों का वर्णन है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगर उसी में आ जाएगा स्कंदगुप्त के विजयों का वर्णन है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी रूलर वर कॉल्ड श्री पर्वतीय किसको कहा गया? किस वंश के राजा को या शासक को, ये आपको बताना है। चलिए हिंदी में हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। हिंदी में क्या कहा गया है? हिंदी में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस वंश के शासक को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? पुराणों में श्री पर्वतीय किसको कहा गया है? ऑप्शन देखिए, वकाटक, इक्ष्वाकु, शक, खारवेल। ये सारे आपके ऑप्शन है और इसमें से आपको सही और करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों हो जाएगा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु को ही श्री पर्वतीय कहा गया। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। तो इक्ष्वाकु वंश के शासक पुराणों में श्री पर्वतीय का मतलब क्या होता है? पर्वत का स्वामी। आंध्रभृत्य कहा गया इसको, तथा आंध्रभृत्य भी कहा गया। तो दो चीज, श्री पर्वतीय और आंध्रभृत्य भी कहा गया। और इसमें क्या था, एक बात जो इस इक्ष्वाकु के बारे में आपको ध्यान में रखना है कि ये जो पहले थे, ये सातवाहन के सामंत थे। कहने का मतलब उसके अंदर ये सामंत थे। ठीक है। और
और इसके बारे में और क्या जानकारी है, यह वंश आंध्र प्रदेश के कृष्णा गुटूर क्षेत्र, नागार्जुन कोंडा, विजयपुरी में सक्रिय था। तो आधुनिक समय का अगर आपसे जगहों का नाम पूछा जाए तो वो आपको बताना है आंध्र प्रदेश के कृष्णा गुटूर क्षेत्र में, और नागार्जुन कोंडा विजयपुरी जो आधुनिक क्षेत्र है उसमें ये इक्ष्वाकु उसमें एक्टिव थे, है ना। तो संस्थापक इक्ष्वाकु वंश का जो संस्थापक था वो कौन था, श्री शांतमूल। श्री शांतमूल जो है ये उस वंश का पहला, श्री शांतमूल प्रथम जो है उस वंश का संस्थापक था, इसने उस वंश को खड़ा किया था। इस वंश का राजा वैदिक धर्मानुयायी थे। जो इस वंश के राजा थे वो कौन थे, वैदिक धर्मानुयायी, मतलब वैदिक धर्म में ये ज्यादा मान्यता रखते थे। जबकि उसकी रानियां और पत्नी जो है उसकी रानियां बौद्ध धर्म की महान संरक्षिकाएं थी। तो विविधता को भी दिखाता है, जो डाइवर्सिटी है एक ही परिवार में कई रिलीजन को मानने वाले लोग, इससे क्या होता है, इक्ष्वाकु का विविधता को भी दर्शाता है ना। तो इसमें से क्या क्या हम लोगों को याद रखना है साइड में, एक तो श्री पर्वतीय कहा गया, श्री पर्वतीय कहा गया, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी बात, जो आधुनिक क्षेत्र है नागार्जुन कोंडा और विजयपुर, ये दोनों नागार्जुन कोंडा और ये जो विजयपुरी है विजयपुरी, ये ध्यान में रखना है। और दूसरी, इस वंश का स्थापना किसने किया था, तो उसका भी नाम आपको शांतमूल ध्यान में रखना है। ठीक है, इतना चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये तीन चीज इसमें से। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका सही उत्तर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग किंग प्रवरसेन। प्रवरसेन के बारे में आपको बताना है। रियल फाउंडर ऑफ वाकाटका, द बुंदेलखंड टू हैदराबाद, इसका जो एम्पायर फैला हुआ था बुंदेलखंड से हैदराबाद, सक्सीडेड जो है विंध्य शक्ति मेंशन इन पुराण। तो इसके रिगार्डिंग जो कौन कौन स्टेटमेंट सही है, कौन सारे स्टेटमेंट सही, ये आपको बताना है। तो क्या ये रियल फाउंडर ऑफ वाकाटका थे, बिल्कुल सही बात है। जो असली मतलब ठीक से उस वंश को खड़ा करने वाला इसको माना जाता है, लेकिन जो असली फाउंडर इस वंश के थे वो कोई और थे, उसका चर्चा मैं नेक्स्ट स्लाइड में करूंगा। ये एम्पायर जो इसका है, जो राज्य साम्राज्य फैला हुआ था वो कहां से कहां तक था, बुंदेलखंड नॉर्थ में ले लीजिए और साउथ में हैदराबाद तक फैला हुआ था। सक्सीडेड विंध्य शक्ति को जो है उसका उत्तराधिकारी ये था, है ना। और मेंशन्ड इन पुराणाज, पुराण में इसका चर्चा है, बिल्कुल चर्चा है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक वाला। तो चलिए अब इसके बारे में हम लोग हिंदी में भी एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग क्वेश्चंस को। राजा प्रवरसेन के बारे में विचार करते हैं। वाकाटका का वास्तविक संस्थापक, सही बात है। साम्राज्य बुंदेलखंड से हैदराबाद तक फैला हुआ था, सही बात है। विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी, ये भी सही बात है, पुराणों में उल्लेख है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसमें से क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है वो भी हम लोग साइड में डिस्कशन करेंगे। वाकाटका वंश का सबसे शक्तिशाली शासक का जो नाम था वो कोई और नहीं, ये प्रवरसेन ही था। ठीक है, तो वाकाटका डायनेस्टी या इस वंश का अगर सबसे शक्तिशाली राजा का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बोलिएगा, प्रवरसेन। चलिए, और दूसरा क्या कहता, वो अपने पिता विंध्य शक्ति फर्स्ट था, ये विंध्य शक्ति फर्स्ट का उत्तराधिकारी बना, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपको इस वंश का अगर फाउंडर, सबसे पहले फाउंडर कौन था वो पूछा जाए तो वो आपको बताना है विंध्य शक्ति। और रियल फाउंडर अगर ये पूछा जाए, रियल फाउंडर ये थे प्रवरसेन। उपाधि, वाकाटका वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की और 4 अश्वमेध यज्ञ किए। तो सम्राट का जो उपाधि धारण किए, क्योंकि बाकी जो किंग थे वो सम्राट का उपाधि नहीं धारण कर पाए थे,
तो सम्राट का उपाधि धारण किए थे, ये लिखना है। और ये अश्वमेध यज्ञ भी किए थे, 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। उसका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर के दक्षिण में हैदराबाद तक विस्तृत था तथा पुराणों में उसका विस्तृत उल्लेख मिलता है। तो इनमें से जो हम लोगों को याद रखना है, जो समरी निकलता है, प्रवरसेन, विंध्य शक्ति जो है उसको ये सक्सीड किए थे प्रवरसेन, और सम्राट का उपाधि भी धारण किए थे, और 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो इतना चीज आपको बस ध्यान में रखना। इसके साथ हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, हुन किंग तोरमन वाज डिफीटेड बाय विच अलुकारा जो है, अलुकारा किंग, जो हुन राजा तोरमान जो था, तोरमान नाम को लेकर के थोड़ा सा, अच्छा चलिए, हुन राजा तोरमान किस आलोकीर राजा के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है। ये आपको पूछ रहा है कि हुन शासक जो थे तोरमान, वो किसके द्वारा डिफीट किए गए थे, या उसको किसने हराया था। जो उसको हराया था उसका नाम आपको बताना है। जो हराया था, क्या उसका नाम यशोवर्मन था, प्रकाश धर्मन था, राजवर्धन था, या विष्णुवर्धन था, या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। दोस्तों इसका जो सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रकाश धर्मन जो है, यही वो राजा थे जिन्होंने हुन को हराया था। तो हुन को हराने वाला, हुन का जो राजा था उसका क्या नाम था, तोरमान। तोरमान को हराने वाला कौन था, ये प्रकाश धर्मन, माफ कीजिएगा। ठीक है। आपके सामने इसका एक्सप्लेनेशन है, पहले देखते हैं प्रकाश धर्मन के बारे में हम लोग। मालवा के आलोकीर राजवंश, आलोकीर इसका राजवंश क्या था, आलोकीर राजवंश था। प्रकाश धर्मन का, प्रकाश धर्मन ये किस वंश से संबंधित थे, आलोकीर या ओलिकर है ना, ओलिकीर वंश से ये संबंधित थे। ये पहला बात ध्यान में रखना है। और उसके बाद क्या कहते हैं, रितल इंस्क्रिप्शन, इस अभिलेख के अनुसार प्रकाश धर्मन ने शक्तिशाली हुन शासक तोरमन को युद्ध में बुरी तरह पराजित किया था। तो इंस्क्रिप्शन जो है रिस्थल अभिलेख जो है, रिस्थल अभिलेख, इसके अनुसार प्रकाश धर्मन ये क्या किया था, हुन शासक जो थे उसको, तोरमन को हराया था। और महत्वपूर्ण इसमें से और क्या चीज हम लोगों को ध्यान में रखना, तोरमन को हराया था, जबकि उसके उत्तराधिकारी यशोधर्मन, जो इसका प्रकाश वर्मन का उत्तराधिकारी था, यशोधर्मन है ना, उसने क्या किया था, तोरमान के पुत्र मिहिरकुल को भी हराया था। और मिहिरकुल जो है बहुत ही क्रूर राजा थे। तो देखिए इनके जो उत्तराधिकारी थे तोरमान के, उसका हुआ कौन सा, तोरमान के उत्तराधिकारी मिहिरकुल, और ये हुन थे। प्रकाश धर्मन ने तो हराया था तोरमन को, और जो प्रकाश धर्मन के उत्तराधिकारी थे यशोधर्मन, उसने हराया मिहिरकुल को। क्या मतलब कॉम्बिनेशन है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, हु फाउंडेड द वर्धना डायनेस्टी। वर्धन डायनेस्टी जो है, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है, पुष्पभूति, राजवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, और इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पुष्पभूति, है ना। पुष्पभूति इसके रियल फाउंडर थे। वर्धन राजवंश को पुष्पभूति राजवंश के नाम से भी जाना जाता है। जो वर्धन राजवंश है इसको पुष्पभूति डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, पुष्पभूति। ठीक है। ये स्थापना व राजधानी, इसका राजधानी शुरू में कहा था, थानेश्वर में। थानेसर अभी प्रेजेंट डे कहां पर है, हरियाणा में। यह आपको ध्यान में रखना है। गुप्त वंश के पतन के पश्चात की थी। ठीक है। प्रभाकर वर्धन
प्रभाकर वर्धन इस वंश के प्रथम स्वतंत्रता प्राप्त एवं शक्तिशाली राजा थे। देखिए जो प्रभाकर वर्धन थे ना, जो प्रभाकर वर्धन थे, उसके बाद जो दूसरा कोई, उसके बाद जो उसको सक्सीड किया, सक्सीड करने का मतलब उसका जो उत्तराधिकारी था वो कौन था? हर्षवर्धन। जो प्रभाकर वर्धन के बाद जो हर्षवर्धन आया था वो काफी शक्तिशाली राजा माने जाते हैं इस वंश के। तो प्रभाकर वर्धन जो है पहले ऐसे राजा थे इस वंश से जिन्होंने ऑटोनोमी हासिल की थी, स्वतंत्रता। इसका मतलब जो ये किसी के अधीन नहीं था। जो इस वंश के कौन से वो राजा थे? प्रभाकर वर्धन। और प्रभाकर वर्धन के पुत्र हर्षवर्धन इस वंश का सबसे महान शासक सिद्ध हुआ। और इसकी राजधानी, हर्षवर्धन का राजधानी कहां पर था? कन्नौज। तो दो चीज आपको यहां से ध्यान में रखना है। जो प्रभाकर वर्धन थे, भाकर वर्धन है ना, प्रभाकर वर्धन ये कौन थे? ये प्रथम राजा जो शक्तिशाली राजा थे जो स्वतंत्रता हासिल किया था। और इसके पुत्र जो थे हर्षवर्धन, हर्षवर्धन, इसमें क्या खास बात था? ये सबसे महान और शक्तिशाली राजा इस वंश का सिद्ध हुआ। और इसका जो राजधानी था वो कहाँ था? कन्नौज पर। तो इतना चीज हम लोगों को ध्यान में रखना है कि पुष्पभूति ने इस डायनेस्टी का स्थापना किया था, इस वंश को। इस वंश का जन्म पुष्पभूति से होता है। थानेश्वर जो है शुरू में इसका, जो कि हरियाणा में है, इसका क्या था उस वक्त? राजधानी। और प्रभाकर वर्धन प्रथम जो है शक्तिशाली राजा, और हर्षवर्धन जो प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे वो सबसे शक्तिशाली राजा बाद में बने, और जिसका राजधानी कन्नौज में था। और एक और बात, जो हर्षवर्धन का टाइम पीरियड था वो कब से? 6 से लेकर के 647 तक ये था। 606 to 647 तक इसका टाइम पीरियड था। इसके साथ हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। पोएट बाणभट्ट वॉज रेसिडेंट ऑफ, कवि बाणभट्ट जो है कहाँ के निवासी थे? देखिए कवि बाणभट्ट को लेकर के विवाद है विद्वानों के बीच, हिस्टोरियन के बीच, कि असल में वो कहाँ पर इसका जन्म हुआ था। कुछ का मानना है कि यूपी में हुआ था और कुछ का मानना है बिहार में हुआ था। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है कि पाटलिपुत्र का, थानेश्वर और भोजपुर का, और उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसमें से बीपीएससी ने जो आंसर माना, इसका पिक किया है वो है बीपीएससी के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी, है ना, नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? कवि बाणभट्ट सम्राट हर्षवर्धन के सभा कवि, दरबारी कवि थे। और इसका जन्म स्थान कहां पर माना जाता है? प्रीतिकुटा रीजन ऑफ बिहार। तो इस जगह पर इसका माना जाता है। लेकिन ये भी विवादित है, ये भी 100% परफेक्ट नहीं है कि ये कुछ का मानना है कि वो यूपी में थे, तो उसमें हम लोग नहीं जानेंगे। जो जानकारी अवेलेबल है अभी उसको देखते हैं। बाणभट्ट का जन्म सोन नदी के तट पर स्थित प्रीतिकुटा जो है जगह पर, ये छपरा में, आधुनिक डे कहां पर पड़ता है? छपरा नामक स्थान पर हुआ था, जो दिए गए विकल्पों में नहीं है। तो उन्होंने हर्षचरितम, जो बाणभट्ट है ना, बाणभट्ट हर्षचरितम का रचना किए थे। हर्ष का जीवन चरित्र है, और कदम्बरी तथा कदम्बरी का भी रचना उसी ने किया था। तो हर्ष ने, ये जो कवि थे बाणभट्ट, ये किन किन चीजों का रचना किया थे ये आपको बताना है। तो हर्ष चरितम का ये पहला हो गया, चरितम, ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा इसका जो रचना का नाम क्या है? कदम्बरी। ये दो चीज आपको बाणभट्ट के रिगार्डिंग याद रखना है। और दूसरा ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ये भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? आपको बताना है कि उस टाइम विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ हर्षवर्धन। सो गाइस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, वेनसान। वेनसान इज द ट्रेवलर who visited India during the time of हर्षा। और हर्षा का जो टाइम पीरियड है मैंने पीछे वाला स्लाइड में भी डिस्कशन किया था, दैट इज 606 to 6
47 ये उसका एडी है, ये उसका टाइम पीरियड रहा था। तो चलिए देखते हैं इसका हम लोग एक बार व्याख्या क्या है। चीनी यात्री वेनसांग शाक्यमुनि यात्रियों का राजकुमार हर्षवर्धन के समय, ये कब आया था? हर्षवर्धन के समय 1629 से 45 ईस्वी में भारत आया था। बौद्ध धर्म ग्रंथों का संग्रह करना और पवित्र बौद्ध स्थलों का दर्शन करना, इसका जो उद्देश्य था, उद्देश्य क्या था कि बौद्ध धर्म से जो जुड़ी स्थलें हैं उनको ये विजिट करना चाहते, उनको देखना चाहते थे, और यहाँ पर अध्ययन भी, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी है उसका अध्ययन भी करना चाहते थे। ठीक है, यात्रा वृत्तांत, जो इसका यात्रा वृत्तांत का एक नाम आपको ध्यान में रखना है, वो क्या है? CU की। ठीक है, देखिए यहाँ पर CU की है। तो इनमें से कौन कौन सा चीज को हम लोगों को याद रखना चाहिए और याद रखना है? जो ये पहला, तो ये हर्षवर्धन के टाइम में, हर्षा के टाइम में आया, ये हो गया पहला फैक्ट। दूसरा, इसमें से इसके जो यात्रा वृत्तांत, जो ट्रेवल ब्लॉग एक प्रकार से कह लीजिए, वो क्या था? CU की। ये नाम आपको ध्यान में रखना ही चाहिए, ये हो गया दूसरा फैक्ट। ठीक है, और तीसरा, ये नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई किए थे, नालंदा यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई किए थे, है ना। और तीसरा, इसका समय अगर याद आप रख सकते हैं तो याद रख लीजिए, इतना चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। चीनी यात्री वेनसांग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? हाँ, इन विच यूनिवर्सिटी डिड द चाइनीज ट्रेवलर वेनसांग स्टडी? तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम मैंने पीछे वाला ही स्लाइड में बता दिया था, अगर आप यहाँ पर वो रिकॉल कर सकते हैं, दैट वुड बी वेल एंड गुड। दैट इज आंसर नालंदा, है ना। नालंदा यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया था। और उस टाइम, जिस टाइम ये नालंदा यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे थे, उस टाइम इसका जो चांसलर एक प्रकार से कह लीजिए, जो प्रेसिडेंट थे इस नालंदा यूनिवर्सिटी का, वो कौन थे? शिलभद्र कुलपति यही थे। चलिए विस्तृत व्याख्या, इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नालंदा फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये पूछा गया है, जितना भी प्रश्न है जो पूछा जाता है वही मैं यहाँ पर उसको डिस्कशन कर रहा हूँ। कुलपति, चांसलर जो है, वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य कौन थे? शिलभद्र। और अध्ययन के विषय उसने यहाँ पर मुख्य रूप से बौद्ध धर्म, महायान, बौद्ध का महायान शाखा जो है, और योग शास्त्र का अध्ययन किया। तो आपको कौन कौन सा फैक्ट इसमें से याद रखना चाहिए? पहला फैक्ट जो मैं कहूंगा आपको रखना चाहिए याद, ये तकरीबन यहाँ पर 1.5 वर्ष है, लेकिन तकरीबन माना जाता है कि 2 साल, अप टू 2 ईयर यहाँ पर ये रुके। 1.5 साल या 1.5 से लेकर के 2 वर्ष तक का अवधि, वर्ष का अवधि आप जो है मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर रुके। और उस टाइम अगर आपसे पूछ ले कि आचार्य कौन थे या जो चांसलर थे वहां पर, वो कौन थे? वो थे शिलभद्र। ये नाम आपको ध्यान में रखना चाहिए। और नालंदा में किस सेक्ट का, जो बुद्धिज्म का किस शाखा का पढ़ाई करवाया जाता था और होता था? वो है महायान। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। और ये यहाँ आकर के क्या क्या सीखे थे? दर्शन और योग शास्त्र। दर्शन, योग शास्त्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, इसको पढ़िए और उत्तर कीजिए। वेनसांग की भारत की यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर था। आपको बताना है, ड्यूरिंग द वेनसांग विजिट द मोस्ट फेमस सिटी फॉर कॉटन क्लॉथ प्रोडक्शन वाज। जो कॉटन क्लॉथ थे, जो सूती कपड़ा था, उसके लिए कौन सा जगह फेमस था? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मथुरा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मथुरा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। वेनसांग के विवरण के अनुसार वर्धन काल में विभिन्न नगर विशेष वस्त्र उद्योगों के केंद्र थे और मथुरा उत्कृष्ट सूती कपड़ों के निर्माण का प्रमुख केंद्र था।
तो इसके समय में जो सूती कपड़े का जो प्रमुख स्थान था उसका क्या नाम था? मथुरा। और रेशमी कपड़े और सोने के तार वाले वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। वाराणसी किसके लिए प्रसिद्ध था? मथुरा तो सूती के कपड़े के लिए, और वाराणसी रेशमी कपड़े और उसमें सोने के तार वाले वस्त्रों के लिए ये वाराणसी फेमस था। तो दो चीज आपको ध्यान में रखना है, मथुरा और वाराणसी। एक सेकंड, वारा जो है नसी, ये दो चीजों के लिए फेमस था। ये था सूती वस्त्र के लिए, और ये रेशमी वस्त्रों के लिए। तो दो चीज आपको ध्यान में रह जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूलर रूल्ड असम? निम्नलिखित में से कौन से शासक जो है हर्ष के समय असम पर शासन किया था? तो उस शासक का नाम आपको बताना है। देखिए ऑप्शन ए क्या है? अश्वत्थजहां, भास्कर वर्मन, राजा दाहिर, और उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इसका करेक्ट और सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन ही थे जो हर्ष के समय पर असम, जिसको कामरूप कहा जाता था, कामरूप कहा जाता था, किसको? असम को। तो दो चीज आपको ध्यान में रखना है कि पुराना नाम असम का क्या था? कामरूप था। और हर्ष के समय में इस पे राज कौन कर रहा था? भास्कर वर्मन। ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। हर्षवर्धन के समय में कामरूप यानी असम पर वर्मन राजवंशों के राजा भास्कर वर्मन का शासन था। कूटनीति संबंध, भास्कर वर्मन ने अपने दूत हंसवेग, जो भास्कर वर्मन का दूत था वो उसका नाम क्या था? हंसवेग को भेज करके हर्ष के साथ मैत्रीपूर्ण संधि की थी। तो हर्ष के साथ जो है भास्कर वर्मन का संधि हुआ था, मैत्रीपूर्ण संधि हुआ था। और वो क्यों हुआ था? उसका कारण ये है कि शशांक जो उस टाइम के राजा थे, दोनों का साझा शत्रु बंगाल का जो राजा शशांक थे, उसके कारण से दोनों उसके अगेंस्ट ये मित्रता किए थे। दुश्मन का दुश्मन दोस्त। चलिए, Which ruler of 17th century C India was known for supporting Buddhism and cultural activities? 7वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान कौन सा शासक बौद्ध धर्म के संरक्षण व सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था? ऑप्शन ए अशोक, हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, और उपयुक्त में से कोई नहीं। जो हर्ष होगा वो करेक्ट आंसर होगा, है ना। अशोक का समय तो वो तो ईस्वी से पहले का ये उसका शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य का भी वही था, है ना। हर्ष जो है 6वीं शताब्दी 7वीं शताब्दी में 7th सेंचुरी में रूल कर रहा था। क्या है? 7वीं शताब्दी ईस्वी। हर्ष का जो टाइम पीरियड है मैंने 2 बार मेंशन किया, एक बार और कर देता हूं ताकि इंपॉर्टेंट है, याद रह जाएगा आपको। 6 से लेकर के 647 एडी तक इसका टाइम पीरियड था। धर्म सभाएं, कन्नौज में इसका विशाल धर्म सभा, प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष होने वाली महामोक्ष परिषद का आयोजन किया था। जो महामोक्ष परिषद था उसका आयोजन हर्ष ने किया था। और साहित्यिक योगदान में देखिए हर्ष ने 3 चीज लिखा है, वो आपको याद रखना चाहिए। ये है ये रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। तो ये 3 चीज मैं कहूंगा, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये 3 चीज जो है, ये तीनों रचना हर्ष उसके द्वारा ही किया गया था। जो सम्राट हर्ष थे उसके द्वारा ही किया गया था। और क्यों किया गया, मतलब कैसे उसने किया? क्योंकि वो खुद भी एक बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। हर्ष स्वयं ने उच्च कोटि का विद्वान था। हर्ष स्वयं एक उच्च कोटि का विद्वान था। उसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटकों की रचना किया। तो ये तीनों आपको ध्यान में रह जाएगा, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। बस
इसके साथ अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, देखिए क्या है। विच स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसॉफी फोकसिंग ऑन लॉजिक एंड डिबेट डेवलप्ड इन प्री गुप्ता? गुप्त वकाटक, गुप्त वकाटक है ये लिखा, वकाटक एरा। गुप्त वकाटक युग में तार्किक तार्किक तर्क और बहस पर केंद्रित भारतीय दर्शन के किस स्कूल का विकास हुआ था? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, वैशेषिक, मीमांसा, न्याय, इनमें से कोई नहीं। जो न्याय है ना, न्याय स्कूल ऑफ फिलोसॉफी, दिस हैड बीन डेवलप्ड एट दैट टाइम। ठीक है, जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट वुड बी ऑप्शन सी। भारतीय षड्यंत्रों में न्याय दर्शन, न्याय दर्शन जो है कि मुख्य रूप से तर्क, लॉजिक, प्रमाण एवं वाद विवाद के नियमों पर आधारित है। प्रवर्तक, न्याय दर्शन के मूल प्रवर्तक महर्षि गौतम। जो न्याय स्कूल ऑफ फिलोसॉफी है, न्याय, इस स्कूल के जो भी फिलोसोफर है, इसका जो शुरुआती माना जाता है, जिसने शुरुआत किया, उसका नाम क्या है? गौतम। गौतम का नाम याद रह जाएगा। जो न्याय स्कूल ऑफ फिलोसॉफी से आपको ध्यान में आना चाहिए, गौतम ने ही इसका शुरुआत किया था, ऋषि गौतम या महर्षि गौतम। ठीक है। विकास गुप्त एवं वकाटका काल में वत्स्यायन न्यायभास के रचिता और पक्षिल स्वामी ने तार्किक बहसों और प्रमाण मीमांसा को अत्यधिक समृद्ध किया। तो ये जो है गुप्त और वकाटका, इसके दौरान, इसके शासन के दौरान जो है ये विकसित हुआ था, है ना। चलिए, हु एक्सप्लेन्ड द फर्स्ट दैट डेली सनराइज सनसेट इज ड्यू टू अर्थ रोटेशन? आपको बताना है कि किसने पहली बार यह व्याख्या की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने से प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। आपको बताना है कि ये कौन थे जो सर्वप्रथम इसने बताया कि जो धरती है वो अपने धुरी पर जो रोटेट करता है उसके कारण से दिन और रात होता है, ना कि किसी और। साइंटिफिक रीजन जो देने वाले लोग थे वो कौन थे, वो आपको बताना है। जो आर्यभट्ट है वो ऐसा बोला था पहली बार और साइंटिफिक प्रूफ दिया था किसका? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, जो सोलार एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स होता है, उसका प्रमाण भी उसने साइंटिफिक, उसको भी एक्सप्लेन किया साइंटिफिक तरीके से। जो इसका आंसर देखिए, जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, गुप्त काल के महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट पाटलिपुत्र खगोल में यह क्रांतिकारी खोज की थी। ये पाटलिपुत्र मतलब ये जगह का नाम है। गुप्तकालीन महान गणितज्ञ खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट थे वो कहाँ पर थे? पाटलिपुत्र में। और ये क्रांतिकारी खोज किया था और उन्होंने 23 वर्ष की आयु में प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम की रचना किया था। वैज्ञानिक सिद्धांत उसने स्पष्ट बताया कि पृथ्वी गोल है। इसके द्वारा बताया गया चीज क्या था? पृथ्वी गोल है, अर्थ इज राउंड, अपनी धुरी पर घूमती है। अपनी धुरी पर घूमती है मतलब ये एक्सिस पे रोटेट करती है, रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जिससे दिन और रात होता है। चंद्र ग्रहण, सोलार एंड लूनार एक्लिप्स जो है, लूनार एक्लिप्स, इसका जो है सबसे पहले साइंटिफिक तर्क और एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? आर्यभट्ट ने दिया था। ये आपको आर्यभट्ट के संबंध में ध्यान में रखना है। और ये किस शासन काल में, किस राजा के शासन काल में थे या किस वंश के शासन काल में थे? तो वो गुप्ता पीरियड में थे। चलिए, Who among the following is known for their work in medicine during the Gupta period? इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो दोस्तों ये श्रुत जो है, सुश्रुत, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि ये सर्जरी के क्षेत्र में, लेकिन ये बहुत बाद में, ये 1000 AD में इसका समय माना जाता है। और कहाँ पर? वाराणसी में। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। सोमिला और शूद्रक जो है ये दोनों नाटककार थे।
नाटककार थे गुप्त के समय में। एक सेकंड, ये दोनों नाटककार थे। शौनक भी जो है इसका सही और करेक्ट आंसर नहीं है। ठीक है, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो उपयुक्त नन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं होगा। क्योंकि गुप्त काल में जो देखिए सुश्रुत शल्य चिकित्सा सर्जरी का इसको फादर ऑफ सर्जरी किसको बोला जाता है? फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है सुश्रुत को। लेकिन परंतु उसका काल समांतर 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व माना जाता है। अच्छा, एक सुसूर का मैंने यहां पर मिस्टेक करा है, एक सेकंड। ठीक है, इसका जो है 6th सेंचुरी BC इसका टाइम माना जाता है, तो ये इससे मैच कर ही नहीं सकता है। ठीक है, उसका समांतर 6ठी ईसा पूर्व इसका टाइम माना जाता है। गुप्त काल में औषधि आयुर्वेद का प्रमुख विद्वान जो है उस धन्वंतरी को माना जाता है। चंद्रगुप्त के द्वितीय के नवरत्न में से थे कौन? धन्वंतरी। तो धन्वंतरी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि धन्वंतरी ऑप्शन में नहीं है। यहाँ देखिए धन्वंतरी कहीं नहीं है ऑप्शन में, तो इसके कारण से वो करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। और वाघभट्ट, धन्वंतरी और वाघभट्ट ये दोनों जो आयुर्वेदिक क्षेत्र में इसका काफी ज्यादा नॉलेज था, और आप उसको मान सकते हैं कि मेडिसिन के क्षेत्र में धन्वंतरी और वाघभट्ट जो है दोनों गुप्त काल में ये काफी ज्यादा फेमस थे। ठीक है, और वाघभट्ट के द्वारा अष्टांग हृदय भी लिखा गया है, ये अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छा। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका क्या कहता है? धन्वंतरी और वाघभट्ट जो है गुप्त समय में मेडिसिन के क्षेत्र में काफी जानकार लोग थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। हु यूज द बराबर केव एज द शेल्टर? बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रयगिरी के रूप में किया, किसने किया? इसका नाम आपको बताना। आजीवकों ने किया, फारवों ने किया, जैनों ने किया और तांत्रिकों ने किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आजीवक होगा, इसने किया था, है ना। इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग डिटेल में देख लेते हैं। बराबर की चट्टान काट करके, अच्छा ये बराबर का गुफा के बारे में आप लोग कुछ कुछ चीजें जान लीजिए। ये तो पहली बात, तो ये आजीवक से जुड़े हुए जो आजीवक सेक्ट के जो संप्रदाय के लोग हैं मान्यता की, वो इसका यूज करते हैं। लेकिन ये बनवाया था किसने? दशरथ। और दशरथ ये कौन थे? अशोक के, सम्राट अशोक के पोता, अशोक के पोता थे, ग्रैंडसन। ठीक है, और जो है एक चीज और जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये प्रेजेंट डे कहां पर है? जहानाबाद में, ये प्रेजेंट डे जहानाबाद में है। ठीक है, तो अब जाकर के हम लोग इसका कुछ डिस्कशन देख लेते हैं। जहानाबाद जिले में स्थित है। मौर्य सम्राट अशोक, उनके पुत्र दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं को निवास हेतु उनको दान दिया था। और प्रसिद्ध गुफा है कर्ण चौपार, सुदामा गुफा, लोमिस ऋषि का गुफा, विश्व झोपड़ी। तो यहाँ पर जो सारे गुफाओं का नाम है कर्ण चौपार, सुदामा गुफा, लोमस ऋषि का गुफा, ये सब आप याद रख सकते हैं। इसके संस्थापक मखली गोसाल थे। जो आजीवक सेक्ट है इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? मखली गोसाल। और बता दूं मखली गोसाल के बारे में, ये पहले महावीर के साथ ही साधना करते थे। बाद में उनका व्यक्तिगत मतभेद हुआ महावीर स्वामी से, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनसे। उसके बाद उसने अपनी एक सेक्ट आजीवक वो शुरू कर दिया, मखली गोसाल, है ना। तो इसके साथ जो आज का डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। और जाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बता दूं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो टोटल हम लोग है 31 ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। और ये एंशिएंट हिस्ट्री जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। उसके बाद मेडिवल शुरू होगा, फिर मॉडर्न शुरू होगा, और उसके बाद जो है अदर सब्जेक्ट या पॉलिटी या ज्योग्राफी के साथ मैं स्टार्ट करूंगा।
अगर आप पीछे का वीडियो नहीं देखें, ये जो लेक्चर नंबर है वो कितना है, 13 है। अगर आप पीछे का वीडियोस नहीं देखें तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले जा करके आप उन सब वीडियोस को देखो, है ना। और उसमें क्या चेंजेज मुझे करना चाहिए, मैं कहाँ इसमें और परिवर्तन कर सकता हूँ, इसको और बेहतर मैं कैसे कर सकता हूँ, ये सब आप चाहे तो आप कमेंट में अपना राय दे सकते हैं, है ना। और जो है पीवाईक्यू का क्या रेलेवेंस है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, वो तो कहना, अगर आप बीपीएससी का तैयारी करते हैं तो पीवाईक्यू इट विल टेल यू दैट, इट विल काइंड ऑफ, यू कैन यूज इट एज अ नेविगेशन टूल, कि आपके लिए ये जो है कंपास की तरह काम करेगा। नेविगेशन कंपास, यू कैन से दैट इट्स अ नेविगेशन कंपास, बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, है ना। तो उन चीज़ों में आपको मदद करेगा कि क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए और क्या स्किप करनी चाहिए, क्या रिलेवेंट है। तो इसका तो काफ़ी ज़्यादा आइडियाज़ देता है। और अब क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, रिपीट सेम टॉपिक से रिपीट होते हैं, एज आई हैव डिस्कस दैट सो मेनी क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स, लाइक सेम क्वेश्चन 2-3 टाइम्स, बिकॉज इट हैज़ बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, राइट। So if one question is asked 2 times in 2 different examination in BPSC, then I will have to mention it 2 times, right? तो उसका importance भी बढ़ जाता है ना। तो इन चीज़ों को आई वुड से कि जस्ट कीप दिस थिंग इन माइंड एंड देन गो हेड विद दिस। और एज आई हैव डिस्कस कि आपने आप यू कैन रिकमेंड मी इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट चेंजेस डू आई नीड टू डू। और अगर आपका कोई राय है तो मैं डेफिनेटली उसको कंसिडर करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई